गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। उससे पहले हमारा रूटीन है कि हम एक एमसीक्यू देखते हैं और यूपीएससी 2020 की सीरीज नंबर ए को हम सॉल्व कर रहे थे। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा गला खराब है, इस चक्कर में कल वीडियो नहीं आ पाई थी। बट हाँ, करंट अपना तो वीकली पे हो ही जाता है, कोई भी करंट नहीं छूटता है, चाहे कुछ भी हो जाए। करंट मैं आपका जरूर कराता हूँ। ओके, सो मैं आपको थोड़ा-सा और बताने की कोशिश करूँगा इसमें। वेट। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास। वेट। यस। क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से डील कर रहे हैं बाय द न्यू एंड ओल्ड पैटर्न्स। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। राइट। ओके। इन इंडिया why are some nuclear reactor kept under IAEA, some IAEA safeguards while other nots? कुल मिला के ये है कि इंडिया में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनको आईएईए सेफगार्ड के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि कुछ को उसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो देखने की कोशिश करते हैं। अब कॉमन सी बात है, कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके पास 2 सेक्टर हैं। एक सेक्टर में आप सॉरी माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी वॉइस क्लियर थोड़ी-सी आपको भारी लगे तो, क्योंकि मेरी वॉइस बैठी हुई है। सो अब मान लीजिए आपका एक बास्केट है आपके पास जिसमें आपने बर्तन रख रखे हैं, और एक बास्केट है आपके पास जिसमें आपने रोटियाँ रख रखी हैं। तो दोनों बास्केट अलग हैं, है ना? उसी तरीके से ये है, जैसे दिया है सम आर यूरेनियम एंड अदर यूज्ड थोरियम्स, एंड बी दिया है सम यूज़ इम्पोर्टेंट यूरेनियम, imports uraniums and other use domestic supplies. C है हमारे पास some are operated by the foreigner enterprises and other are operated by the domestic enterprises. And fourth है हमारे पास some are state owns and other are private owns. So अब थोड़ा सा हम इसका हिंदी वर्जन देखने की कोशिश करते हैं। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर अभी मैंने बताया IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। पहला दिया हमें, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। और कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। कुछ लास्ट हमारे पास कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। सो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को डील करने से पहले अगर आंसर पता है देन कमेंट बॉक्स, अगर आपको IAEA के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में हम रीड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता है। सो देखते हैं, हमारे पास है द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यू कैन से दैट IAEA सेफगार्ड्स आर अ सेट, ये मेजर्स करता है एंड एग्रीमेंट, इसको स्टेबलाइज किया गया था इंश्योर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए कि न्यूक्लियर मटेरियल जो भी होगा और जो एक्टिविटीज होंगी when the member states are used for the peaceful purpose and not diverted for the military or other unauthorized uses. So you can say that ये peaceful purpose के लिए जो भी आप materials बना रहे हैं न्यूक्लियर का, उसको यूज करने के लिए, और आप इसको ये नहीं कह सकते इसको हम डाइवर्ट करेंगे मिलिट्री में या फिर कोई ऑथराइज्ड एजेंसी नहीं है उसको भी आप दे दे रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। इसका कुछ की पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं, जैसे इसका पर्पस क्या है। इसका एक्चुअली में प्राइमरी गोल जो है वो IAEA का है, ये सेफगार्ड करता है टू वेरीफाई द न्यूक्लियर मटेरियल, वेरीफाई करेगा जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स है, फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज आर यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस। कुल मिला के ये कि आपने न्यूक्लियर तो बना लिया, अब ये नहीं है कि आप किसी को किसी भी कंट्री को धमकी दिए जा रहे हैं, है ना? वो आपने बनाया, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी धाक जमाने के लिए। तो वो भी आपका मटेरियल जो होगा वो पीसफुल के लिए होगा। एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, आप इससे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। कॉम्प्रहेंसिव सेफगार्ड की बात करें तो जैसे मेंबर स्टेट की बात करें, आर द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा था कि IE जो है वो ट्रीटी किसके अंतर्गत करता है, वो करता है NPT। NPT का मतलब है जो आपका प्रोलिफरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का प्रसार करना, हम नॉन प्रोलिफरेशन करेंगे
ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स का आर रिक्वायर्ड टू हैव अ सेफगार्ड एग्रीमेंट विद द आईएए। ये जो एग्रीमेंट ग्रांट है आईएई का, ये एक्सेस करता है न्यूक्लियर फैसिलिटी को एंड इंफॉर्मेशंस टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द एनपीटी। सो आपको ये एनपीटी की बात करता है, न कि आपकी प्रोलिफरेशंस यू कैन सी दैट वेपन्स की बात करता है। तो ये नॉन जरूर आपको याद रखना है। एंड देन वेरीफाई मेथड की बात करें तो आईएईए यूज करता है वेरियस मेथड फॉर द वेरिफिकेशंस, जैसे आपका इंस्पेक्शन होगा, उसमें मॉनिटरिंग होगी एंड कलेक्शन होगा डेटा का, एंड देन इंफॉर्मेशंस होगी किससे, मेंबर स्टेट से। ये सारे सारे वेरिफिकेशंस मेथड हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करें तो कुछ मेंबर हैं, स्टेट हैं, हैव वॉलंटियल एग्री to implement the additional protocol to their safeguards and agreements. Additional protocol provide the IAEA with expanded access and informations, enhancing its ability to detect and deter nuclear weapons development. कुछ सेफगार्ड एग्रीमेंट किए गए जिसे उनको देखने की कोशिश करते हैं। सेफगार्ड एग्रीमेंट विद द आईएआर द टेलर्स टू specific circumstance of each member states, taking into account their nuclear activity obligations under the international treaty. नॉन प्रोलिफरेशन की बात करें तो आईईए safeguards play a crucial role in the preventing the spread of the nuclear weapons। ये भी मैंने आपको बताया कि आईएईए एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रिवेंट करने के लिए जो न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड किया जाता है एंड प्रमोट किया जाता है न्यूक्लियर डिसैसमेंट को, ठीक है। विच आर द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ द एनपीटी। यही मैंने आपको बताया, ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट है इसका, एनपीटी का। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ सेफ गार्डिंग न्यूक्लियर मटेरियल, जैसे सेफ गार्ड अप्लाई टू न्यूक्लियर मटेरियल सच एज इनरिच्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, as well as nuclear facility like the nuclear power plant and research reactors। रिपोर्टिंग मेथड की बात करते हैं तो ये भी दिया है, मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर न्यूक्लियर एक्टिविटी, और रिपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को एंड प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसको, आईएई की रेगुलेटरी को, ओके। ये जो ट्रांसपेरेंसी है हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। कुल मिला के ये है कि इसका कुल मिला ये सेंस यही है कि आप न्यूक्लियर का पीसफुल तरीके से यूज कीजिएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आईएईए safeguards are implemented uniformly without discriminations among member states to ensure that all the party meet their non proliferation commitment। अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है। वो सेफ गार्ड की बात कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा। रोल इन द crisis situations, IAA can also play a role in resolving nuclear-related crisis and verifying disarmament agreement within the required। अगर ओवरऑल बात करें आईएआर की तो आईएई की सॉरी नोट आईए आईएईए इस सेफगार्ड सिस्टम है is a critical components of the international effort to prevent the proliferations of the nuclear weapon and promote the peaceful use of the nuclear agency। तो ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुल तरीके से यूज किया जाए, है ना, बाय ऑल दी मेंबर कंट्री, ओके। सो अब देखेंगे हम थोड़ा सा इसका आंसर को सॉल्व करने के लिए। सम आर यूरेनियम एंड अदर थोरियम्स, ये पर्टिकुलर एक नैरो क्षेत्र की बात कर दी। सम यूज इंपोर्ट्स यूरेनियम्स एंड अदर्स डोमेस्टिक सप्लाईज, थोड़ा सा हो सकता है मे बी पॉसिबल है, इसके चांस है। सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ को तो ऑपरेट किया जाता है फॉरेन एंटरप्राइज के लिए और कुछ को ऑपरेट किया जाता है डोमेस्टिक एंटरप्राइज के लिए। इसलिए आईए में किसी को रखा जाता है, किसी को नहीं रखा जाता है। सम आर स्टेट ओन्स एंड अदर आर प्राइवेटली ओन्स, कुछ को स्टेट ओन करती है, कुछ को प्राइवेट ओन करती है। तो ये तो कहाँ से आंसर हो जाएगा, है ना भाई। वो एक ऑथराइज्ड की बात कर रहे हैं तो प्राइवेट की तो हाथ में जानी ही नहीं चाहिए। तो डी हमारे हिसाब से यहाँ पे देखते हैं हम, ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। और ये पर्टिकुलर एक नैरो क्षेत्र की बात कर रहा है। सम यूज इंपोर्ट्स यूरेनियम्स एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज, ये होता है कि कुछ का यूज तो हम इंपोर्ट्स यूरेनियम के लिए करते हैं और कुछ का डोमेस्टिक के लिए। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने प्रीलिम्स करंट बोले तो पीसी पे, और एक दिन पहले का देखते हैं हम। तो देखते हैं जस्टिस गीता मित्तल कमेटी बनी है
ये सुपरवाइज करने के लिए एंड इंटरवेन करने के लिए एंड मॉनिटर करती है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात कर रही है एंड रिस्टोरेशंस ऑफ द होमस्टेड्स रिलीजियस प्लेस ऑफ द बर्शिप्स बेटर रिलीफ वर्क इन द मणिपुर। तो मणिपुर में जो भी हिंसा हुई उसके लिए कमेटी बनाई गई, ये सारी चीजें सुपरवाइज या इंटरवेन या मॉनिटर करने का काम करेगी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। ये आपको जरूर याद रखनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है कि सरकारिया आयोग किस लिए बना था। अब हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलती है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इसकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कहाँ है ये, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली रेंज। अब अरावली रेंज की आप लोकेशन मुझे बताएं क्योंकि मैंने इसको छोड़ दिया आपके लिए। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, थ्रॉनी फॉरेस्ट मिलते हैं। और असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये पार्ट है सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे एक यू कैन से दैट लेक है जिसका नाम है नीली झीली मैनमेड लेक। ठीक है, ये आपको लेक जरूर देखनी है, नीली झील मैनमेड लेक्स। तो आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है इंटरनेशनल कॉफ़ी का लास्ट टाइम यूपीएससी में एक एमसीक्यू बना था, तो उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। असोला पार्टी आपको समझ में आ गया होगा। अरावली रेंज पर, अरावली रेंज की आपको मुझे स्टेट बतानी है कौन सी है। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 1963 में स्टेबलाइज हुई। और अप्रूवल की बात करें तो इसका फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट इन 1962 में। और रिप्रेजेंट करती है क्या ये 93% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शंस एंड 63 वर्ल्ड कंजप्शन जो कॉफ़ी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है बोर्ड्स। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉफ़ी सेक्टर, ये कॉफ़ी सेक्टर को ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेंथ करने का काम करता है। आपका कौन, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। मेंबरशिप की बात करें तो 43 एक्सपोर्टिंग मेंबर हैं इसके, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और 6 इसके इंपोर्टिंग मेंबर है। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। फिर है वुमेन्स वुडवर्ड्स, ये क्या है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं वुमेन्स वुडवर्ड्स को। ओके, सो देखेंगे वुडवर्ड्स आर इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड शिवा, ये लॉर्ड शिवा के सर्विस के लिए है। वाई सिंगिंग हिज प्रेज फ्रॉम त्रिमुराई इन द सैविट टेम्पल। तो सैविट टेम्पल में त्रिमुराई, यू कैन से दैट त्रिमुराई से क्या होता है कि शिवा के लिए प्रेज करना, प्रशंसा करना, गीत गाना, गाने गाना, ये सारी चीजें पहले पुरुष कर किया करते थे। अब इसमें क्या हुआ है कि वुमेन्स को भी इंक्लूडेड कर लिया गया है। तो थोड़ा सा देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। त्रिमुराई ये 12th वॉल्यूम कॉम्पेडियम्स है ऑफ द सॉन्ग इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड शिवा फ्रॉम 6th to 10th century by the नायनार्स इन द तमिलनाडु। तो जो नायनार थे 6 से 10th सेंचुरी में, वो लॉर्ड शिवा की क्या करते थे, प्रेज किया करते थे। ठीक है, और ये कंपेडियम्स है 12th वॉल्यूम का क्या, तिरुमुराई। सो यू कैन से दैट इट्स अ सिंग एंड इट्स अ प्रेज इन विच बी प्रेज द लॉर्ड शिवा, है ना, बाय द नायनार्स। तो अलवर्स आपको मुझे बताना है कि अलवर जो है वो किस गॉड से रिलेटेड है। नाइनर्स तो हमें पता चल गया शिव से रिलेटेड है, और हमको अलवर्स और पता करना है कि वो किससे रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमें मिल जाता है गोवर्धन, इसको बोलते हैं हम गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धान। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है। और गोवर्धन का मतलब आप समझते होंगे, गोबर जैसे कई बार क्या होता है कि जब आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो रास्ते पे आपको कई बार गोबर पड़ा हुआ मिल जाता है, या फिर गौशाला होती है वहाँ, तो बहुत सारा गोबर होता है। तो इसको यूज करना एज ए बायो गैस के रूप में, है ना। सो इसके लिए ये स्कीम बनाई हुई है जिसको बोला गया गोवर्धन। यानी कि अगर इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये गैल्वनाइज करेगी किसको, ऑर्गेनिक, यू कैन से दैट, ये तो हमको पता होगा कि हमने बचपन में पढ़ा था कि गोबर से गैस बनाई जाती है। तो गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसी का यहाँ पे यूज थोड़ा सा हम यू कैन से दैट स्पेसिफिक पर्पज से यूज कर रहे हैं। ओके, फिर हमें मिल जाती है एक पर्सनैलिटी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो ये को फाउंडर हैं भारतीय जनसंघ के। यू कैन से दैट इट्स ए फॉर्म ऑफ द आरएसएस।
एंड द बुक की बात करें तो ये सम्राट चंद्रगुप्त इन्होंने लिखी, एंड जगत गुरु शंकराचार्य एंड राष्ट्र चिंता। उसके बाद हम बात करते हैं बेमनाथ कोल वेटलैंड। ये एक्चुअली में सबसे बड़ी वेटलैंड है जो आपकी ब्रैकिस वाटर की है, जो कहाँ पड़ती है आपकी केरला में, ठीक है। अब आपके पास वो पड़ जाता है फ्रेश वाटर, थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर और मरीन वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर आपको पता होगा जिसकी 5 पीपीटी से क्या होता है, सॉल्ट कम होता है। एंड देन अगर हम ब्रैकिस वाटर की बात करें तो ये आपका 35 से पीपीटी से कम होता है ना? सॉरी, ये आपका 5 से 35 के बीच में होगा ब्रैकिस वाटर, और मरीन वाटर की बात करेंगे तो ये अबव होगा आपका 30 पीपीटी से, ठीक है। सो एक बार आप देख लेंगे कि साल्ट का रेशियो क्या रहता है इन लोगों में। आई एम श्योर कि फ्रेश, ब्रैकिस एंड मरीन, ये 3 टाइप के वाटर होते हैं, इनको आपको देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर हमें मिलता है कैम्बोदा फ्रैक्कोटा। ये एक्चुअली में एलियन प्लांट्स है, जो केरला में कई जगह फाउंड हुआ है। सो ये नेटिव है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का, और ये लार्ज क्वांटिटी में इसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ होने के लिए। यू कैन से दैट किसको, कैम्बोरा फैक्टोरा। सो ये हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बने बने कि ये है क्या, तो आपको याद रखना है ये आपकी इन इनवेसिव, आज मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, इनवेसिव स्पीसीज, ये आपको जरूर याद रखना। इनवेसिव इज नॉट स्पीसीज, इट्स ए प्लांट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनवेसिव प्लांट। माफ़ी चाहूँगा, देखिए थोड़ी-सी वीडियो में रेगुलरिटी नहीं है अभी, बट हाँ, ये है हमारा कि अगर कोई भी वीडियो छूट भी रही है, तो उसका कंपाइलेशन पीसी का मैं संडे को लेके आ रहा हूँ, है ना? सो बेमनाड कोली वेटलैंड आपको क्लियर हो गई होगी, ये एक्चुअली में केरला में है, ये आपको थोड़ा-सा याद करना था, और ये आपकी कैन सी है, वराकस लेक है। अब हम आ जाते हैं द हिंदू का क्या आज के लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट, उसको मैं बता दूँ। ये है आपका सीडब्ल्यूआरसी डायरेक्टर कर्नाटका टू रिलीज़ 3000 क्यूबिक ऑफ वाटर तमिलनाडु टिल 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक लगभग 3000 क्यूबिक वाटर छोड़ा जाएगा, ठीक है? सीडब्ल्यूआरसी के द्वारा कर्नाटका टू रिलीज़। अब कावेरी वाटर ये एक्चुअली में है क्या, मैं थोड़ा-सा बता दूँ। कर्नाटका और तमिलनाडु में फाइट चलती रहती है वाटर को लेके। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला चलता रहा। तो थोड़ा-सा देखते हैं कावेरी वाटर रेगुलेशंस कमेटी, ये मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई ट्यूसडे को, यू कैन से दैट वेडनेसडे है। इसने डिसाइडेड किया कि कर्नाटका जो है वो रिलीज़ करेगा वाटर एट द रेट ऑफ द 3000 क्यूबिक फीट पर सेकंड, है ना? टू द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हमेशा कर्नाटका से पानी माँगता रहता है कि भई हमें पानी दे दीजिएगा। अब रीज़न भी है, कर्नाटका उसको रोक के रखता है, बोलता है भई हमारी धान की खेती का लॉस होता है अगर हम उसको सारा पानी कर्नाटका को दे देंगे तो, है ना? सॉरी, तमिलनाडु को दे देंगे। तो कर्नाटका शुड रिलीज़, ये पानी किसको चाहिए? तमिलनाडु को, और किससे चाहिए? कर्नाटका से। फ्रॉम द सितंबर 2028 से लेके 15 अक्टूबर तक लगभग 3000 क्यूबिक वाटर मिलेगा किसको? तमिलनाडु को, किससे? कर्नाटका से, ओके। 15 days spell of the 5,000 cubic determined by the CWRC, you can say that Kaveri Water Regulation Committee during its meeting on the September 12th, ये तो डिसाइडेड हो गया था, and is coming to Wednesday as past revised quantity of 3,000 cubic water per cubic feet per seconds to be released at a Bilingui on the interstate borders, यहाँ से इसको वाटर को रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता दूं क्या है, आपको इसमें कावेरी रिवर में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कावेरी के बारे में आपको क्या करना है, इसकी ट्राइब्यूटरी एक में देख लेनी है, जो भी ट्राइब्यूटरी है, और ये कहाँ पर एक्चुअली में इसकी लोकेशन है, इसका ट्रांसवर्स कहाँ से है, और ये मीट कहाँ से होती है, ये थोड़ा सा आपको देख लेना है, ओके। चलिए आगे है, चीता मे बी फ्लो इन फ्रॉम न्यू कंट्री। तो यही बात है कि अभी नामीबिया से जो जिस तरीके से हम चीता लेके आए, तो उनमें से कई चीताओं की डेथ हो गई। तो अब चीता अदर कंट्री से भी लाने की बात चल रही है। तो विद द 6 एडल्ट चीता डेड विदिन अ फर्स्ट ईयर ऑफ देयर रिलोकेटेड इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इन्होंने प्रोजेक्ट चीता आर कंसिडरिंग इम्पोर्ट्स द नेक्स्ट बैच बिग कैट्स फ्रॉम द कंट्री अदर देन, जो आपका साउथ अफ्रीका और नामीबिया के अन्य कंट्रियों से भी मंगाए जाएंगे। तो देखेंगे कौन कौन से हैं, कहाँ कस के कंट्री से मंगाए गए बाद में देखा जाएगा, ओके।
सो आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आज अपने सेशन को यहीं रोकूँगा और देखिए मैं आपको बता दूँ, जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है उसको तो मैं 20 मिनट में करा ही देता हूँ। जो आपका रिमेंड रह जाता है, अगर आज आपका द हिंदू का कुछ भी न्यूज़ नहीं आ पाई है, तो डेफ़िनेटली वो कल आपको मिलेगी, है ना? घबराने की ज़रूरत नहीं है, 20 मिनट की सीरीज़ होती है। बाद बाकी अपना आप एडिटोरियल देख ही रहे हैं किस तरीके से कहीं से भी देख रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। तो बाद बाकी फिर हम भी अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, ओके। सो प्लीज़ मैं आज यहीं रोकता हूँ अपनी वीडियो को। थैंक यू सो मच।